हे डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक और टॉपिक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑनेस्टली बताऊं तो कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस रेयरली आते हैं। लेकिन इसका यूज़ जो है ना, इसका यूज़ जो होता है वो एक्चुअली मतलब इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह इसका यूज़ आता है एक्चुअली। तो अपने को कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंस लेवल के हिसाब से इसका लेवल, इंपॉर्टेंस लेवल रिलेटिवली कम होता है, कम आते हैं क्वेश्चन, है ना। लेकिन अपने को अच्छे से टॉपिक ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं कि टोटोमेरिज्म है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, टोटोमेरिज्म में हमें जो पढ़ना होता है ना, हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, व्हाट हैपन्स इन द टोटोमेरिज्म, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। ये जो होता है ये क्या होता है? एसीटोन होता है ना। होता है ना एसीटोन, पक्का। ओके, एसीटोन के साथ अब यहाँ पे मैं एक इक्विलिब्रियम का साइन लगा रहा हूँ और ये पर्टिकुलर फॉर्म हमारे सामने है, ध्यान से देखो। अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये इसका है इनॉल फॉर्म, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये है कीटो फॉर्म। कीटो क्यों बोला समझ में आ रहा है आपको? सी डबल बॉन्डों को देख के क्लियर है ना। और यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये क्या है? ये है इनॉल फॉर्म। अगर यहाँ पे देखें तो ये पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन का लोन पेयर आपस में क्या कर रहा है? हाँ, ये आपस में क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। तो इस तरह का जो फॉर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इनॉल। इट इज नोन एज इनॉल। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कीटो फॉर्म है और ये जो इनॉल फॉर्म है, ध्यान से देखो, ये आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। यानी नॉर्मल आइसोमर्स में क्या होता है? एक थियोरेटिकल रिलेशन है, थ्योरी का रिलेशन है भाई, फंक्शनल है, ये है वो है। यहाँ एक प्रैक्टिकल रिलेशन है। ये आइसोमर्स इस तरह के आइसोमर्स हैं, ये आइसोमर्स इस तरह के आइसोमर्स हैं जो आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, विच आर इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। मतलब अगर सॉल्यूशन में मैंने कीटोन डाल दिया, एसीटोन डाल दिया, और अगर उसमें फिर थोड़ा सा हमें या तो एसिड चाहिए होगा, इट कैन बी एसिड कैटलाइज्ड, इट कैन बी बेस कैटलाइज्ड एज वेल, दोनों की प्रेजेंस में ही हो सकता है। इट कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इट कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एज वेल, दोनों की प्रेजेंस में हो सकता है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद जब ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कीटो के अलावा इनॉल का प्रेजेंस भी पाया जाता है। समझ रहे हो? यानी कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये कीटो उस इनॉल में कन्वर्ट हो गया। अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम चेक करोगे तो यू विल बी सीइंग दैट बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन खास बात क्या है, ये जो फॉर्म्स हैं ये आपस में क्या हो सकती हैं? इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो टोटोमेरिज्म जो होता है गाइस, इट इज अ टाइप ऑफ, टोटोमेरिज्म इट इज अ टाइप ऑफ, क्या होता है ये? एक तरह का डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। इस डायनेमिक आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इस डायनेमिक आइसोमेरिज्म में वन फॉर्म कन्वर्ट्स टू अदर एंड वाइसी वर्सा, फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो इनमें एक प्रैक्टिकल रिलेशन होता है, नॉट जस्ट थियोरेटिकल। बात समझ में आई आपको? अंडरस्टूड है? ठीक है। तो ये एक डायनेमिक आइसोमेरिज्म है। और नॉर्मल आइसोमेरिज्म और इसमें फ़र्क आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वहाँ पे आइसोमर्स आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। तो लिखो जल्दी से, लिखो। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायनेमिक आइसोमेरिज्म। It is a type of dynamic isomerism in which isomers interconvert, in which isomers interconvert, in which isomers interconvert in the presence of, isomers interconvert in the presence of catalyst, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो कन्वर्जन होता है, ये कौन सा कैटलिस्ट होता है? इट कैन बी एसिड कैटलाइज्ड और इट कैन बी बेस कैटलाइज्ड। तो लिखो, इट कैन, लिख लो, कैटलिस्ट कैन बी एसिड और बेस। कैटलिस्ट कैन बी एसिड और बेस। कैटलिस्ट एसिड या बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? डन है? ठीक है। चलो भाई, अब देखो अगली बात करते हैं। देखो, एक मैं डेटा अब आपके साथ शेयर करता हूँ। कीटो और इनॉल फॉर्म में इनॉल का जो परसेंटेज होता है, इनॉल का परसेंटेज होता है इन अंडर सर्टेन कंडीशंस, वो होता है 1.5 इंटू 10 की पावर -4%।
यानी बात समझ में आ रही है, 1.5 इंटू 10⁻⁴%, मतलब नेग्लिजिबल, यानी इनॉल परसेंट इज वेरी लो एज कंपेयर टू कीटो। तो थर्मोडायनेमिकली देख लें तो थर्मोडायनेमिकली कीटो और इनॉल फॉर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है? कीटो, यानी मेजर तो कीटो ही है, समझ रहे हो? तो इनॉल इज नेग्लिजिबल इन द केस ऑफ मोनोकीटो ग्रुप, यानी एक ही सी डबल बॉन्ड आएगा, एक ही कीटो आएगा, तो ये जो होता है ये पर्टिकुलर इनॉल नेग्लिजिबल है। और इसका रीजन क्या होता है, वजह क्या होती है, समझना। इसकी वजह होती है, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, बस ये तो डेटा मतलब समझाने बताने के लिए कि भाई, ताकि तुम्हें अंदाजा लग जाए कि भाई ये कितना कम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो ये सी डबल बॉन्ड होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही पावरफुल बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे सी और ओ के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और भी कई फैक्टर्स हैं जिस कारण इट हैज़ अ वेरी हाई पोलैरिटी, जिस कारण सी डबल बॉन्डों को तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये हाई बॉन्ड एनर्जी वाला बॉन्ड जब टूटता है और जब ये वीकर बॉन्ड फॉर्म होता है, तो समझ रहे हो, यानी नुकसान होता है, थर्मोडायनेमिकली नुकसान होता है, यानी हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट गया और वीक बॉन्ड फाइनली फॉर्म हो रहा है, ये रीजन होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इन मोनोकीटो कंपाउंड, लिखिए, इन मोनोकीटो कंपाउंड इनॉल फॉर्म इज नेग्लिजिबल, इनॉल फॉर्म इन मोनोकीटो कंपाउंड इनॉल फॉर्म इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, कीटो फॉर्म डोमिनेट्स, कीटो फॉर्म डोमिनेट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सी डबल बॉन्ड हो, इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सी डबल बॉन्ड हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सी डबल बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो थर्मोडायनेमिकली यहां तक इसको ले जाना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? अब तुम खुद देखो, अगर मुझे यहाँ पे इनॉल का परसेंटेज इंक्रीज करना है, इफ आई हैव टू इंक्रीज इनॉल परसेंट, तो मुझे क्या करना होगा? तो यार देखो, अगर मुझे इनॉल का परसेंटेज, इनॉल का प्रतिशत बढ़ाना है, ठीक है, इसका नहीं मतलब किसी में भी अगर मुझे इनॉल का परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो भाई मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनॉल स्टेबल हो जाए, या तो इनॉल में एच बॉन्डिंग हो गई, या इनॉल में कुछ ऐसा हो गया जिससे स्टेबिलिटी इनॉल की इंक्रीज हो गई। यानी परसेंटेज इनॉल किस पे डिपेंड करेगा? ये निर्भर करेगा किस पे? इसकी स्टेबिलिटी पे, इनॉल की स्टेबिलिटी पे। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ये कीटो की अनस्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। मान लो कीटो कुछ जो दिया हुआ है, मान लो बहुत ही अनस्टेबल है किसी वजह से, तो भी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड में। यानी परसेंट इनॉल के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, पर उसमें फंडामेंटल फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म। ये जितना अनस्टेबल है तो भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चला जाता है, ठीक है, इट्स ऑल रिलेटिव। भाई मान लो ये बिल्कुल ही बर्बाद है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चला जाएगा, ये बात है। तो लिख लेना, परसेंटेज इनॉल is directly proportional to its stability, is directly proportional to its stability and directly proportional to unstability of keto form। अगर ये किसी कारणवश मान लीजिए दुखी है, परेशान है, तो भाई ये कन्वर्ट होना चाहेगा इसमें, it will want to be converted to this। क्लियर? डन? तो ये बात है। तो यहाँ पे कीटो और ये हो गया इनॉल। नाउ द पॉइंट इज, ये होता कैसे है कन्वर्ट? तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म, हाउ टू लाइक व्हाई दिस हैपेंस। तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बेस वाला बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका बेस वाला मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, देखिए सभी के सभी ध्यान से। यहाँ कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये अल्फा पोजीशन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे हमारे पास है OH माइनस, ठीक है। अब ये माइनस है और यहाँ पे H पे डेल्टा प्लस है, यहाँ C पे डेल्टा माइनस है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बता सकते हो? व्हाट विल हैपन? बोलो बोलो। अट्रैक्शन है, सीधी सी बात है। अब अट्रैक्शन तो यहाँ पे भी है, इस कार्बन पे और यहाँ पे माइनस में, लेकिन व्हाट विल हैपन? देखो यहाँ पे इधर अटैक करना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ अटैक करता है तो एक ही कार्बन पे दो ऑक्सीजन आ जाएंगे, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, और उनके बीच में लोन पे रिपल्शन बेहद अधिक होता है। क्या होता है? लोन पे रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अटैक करना ना फेवरेबल नहीं है। वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये टूट के कार्बन पे नेगेटिव आएगा। क्लियर है ये बात? ओके। अब ये जैसे ही होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बन जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये बनने के बाद नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा? यस, ये होगा, ठीक है। रेजोनेंस करो, रेजोनेंस करके C नेगेटिव से क्या बनेगा? O नेगेटिव। C नेगेटिव से क्या बनेगा?
ओ नेगेटिव बनेगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखो बात ये है, सी नेगेटिव है, यहाँ पे ओ नेगेटिव है ना। अब क्या होगा, कुछ नहीं, सॉल्यूशन में वाटर अवेलेबल होगा, तो पानी के मॉलिक्यूल जो है उसमें H पे डेल्टा प्लस है, O पे डेल्टा माइनस है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। ये माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, एंड फाइनली यू गेट दिस। क्लियर है एवरीवन? ये होता है इसमें, ठीक है। तो आपने देखा, लेकिन फाइनली क्या तुमने ऑब्जर्व किया, पानी में से क्या निकल रहा है फाइनली, इस वाटर में से फाइनली OH माइनस निकल रहा है, वाटर में से फाइनली OH माइनस निकल रहा है, मतलब बेस कैटलिस्ट है, बिकॉज इट इज रीजनरेटेड अगेन। कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दोबारा से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो गया है। अंडरस्टूड? ओके ओके एवरीवन, चलिए ये हो गया टोटोमेरिज्म वाली बात। अगली बात करते हैं इसके अंदर, लेट्स टॉक द नेक्स्ट थिंग। देखो ये हो गया टोटोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद अब कौन कौन टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ दे रहा हूँ, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन शो करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, लिख लो इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर लिख लो। क्या लिखोगे क्वेश्चन पे, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following will be able to show tautomerism, will be able to show tautomerism। कौन कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा? जल्दी से इसको ट्राई कीजिए सभी के सभी, एवरीवन प्लीज ट्राई इट प्रॉपरली। देखिए एवरीवन, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है भाई। देखो यहाँ पे इस C डबल बॉन्डों के बगल में ये जो H है, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो H कहाँ से निकलेगा। जैसे ध्यान से देखो, पिछले वाले केस में तुमने ऑब्जर्व किया कि ओवरऑल हो क्या रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो ये अल्फा H है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन से ऑक्सीजन पे। एसिडिक जगह से यहाँ से H निकल रहा है, अल्फा H से कार्बन की तरफ उसका ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको प्रोटोट्रॉफी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोट्रॉफी, है ना। तो बात ऐसी है कि यहाँ से, तो यहाँ पे तो अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा H कहाँ से होगा। इसमें देखो, इसमें वाले केस में इसमें भी अल्फा H अवेलेबल नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। ये बढ़िया से शो करेगा, ये अच्छे से शो करेगा, ध्यान से देखो। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा एल्डिहाइड या कीटोन या इसी का वेरिएशन ले रहे हैं हम, एल्डिहाइड कीटोन या उसका वेरिएशन। ये भी शो करेगा, बिल्कुल बढ़िया, ये भी शो करेगा, इट विल ऑल्सो शो, लेकिन यहाँ से शो करेगा। ध्यान रखना, ये जो पाई बॉन्ड वाला कार्बन है ना, इसको हम अल्फा कार्बन कंसिडर नहीं करते, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अल्फा कार्बन। मतलब पॉइंट इज दैट ये पूरा सिस्टम एक साथ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है, याद करो ना, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बात देखी थी। अगले वाले में बोलो शो करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पे शो करेगा या नहीं करेगा, बताइए एवरीवन। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शो नहीं करेगा। याद रखिए, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ H, ये अल्फा H नहीं है हमारा, दीज आर नॉट द अल्फा H। निकाल के देख लो, करके देख लो, अगर यहाँ से H निकालोगे नेगेटिव आएगा, फिर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस विल नॉट हैपन एट ऑल। क्लियर? अगले वाले केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं बेंजीन बेंजल्डिहाइड, नहीं शो करेगा, इसमें कोई ऐसा H नहीं है जो यहाँ से निकल जाए, इट विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल।
इसके बाद यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ में आई आपको? यानी कम से कम एल्डिहाइड कीटोन्स में कम से कम एक अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। तो लिख लो इस बात को, एटलीस्ट वन अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड स्लैश कीटोन टू शो टोटोमेरिज्म। यानी ये प्रोसेस जो है ना ये उसी में ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ओके, लिख लिया सभी ने? डन। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हमने सिंपल कीटोन है इसमें इनॉल बनाया। अब जैसे यहाँ पे हम देखें, इस वाले केस में अगर हमें इनॉल बनाना है तो यहाँ पे कौन कौन सी इनॉल बन सकती है, ध्यान से देखिए सभी के सभी, कौन कौन सा इनॉल इसमें बन सकता है। तो अगर तुम इसमें देखते हो तो इसमें अल्फा एच इधर भी है और अल्फा एच इधर भी है, लेकिन दोनों अल्फा एच अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे एसीटोन में उधर अल्फा एच और उधर अल्फा एच एक ही जैसा अल्फा एच था, लेकिन यहाँ पे अल्फा एच अलग अलग तरह के हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यस ये होगा और ये होगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, एक तो ये है और एक ये है, ध्यान से देखिए सभी के सभी। यहाँ पे एक फॉर्म तो ये बन गया, तो इस तरीके से अपने को पॉसिबल इनॉल भी आना चाहिए, है ना, कि कैसे बनता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो ये मोनो कीटो कंपाउंड है, तो इनॉल और कीटो में डोमिनेट कौन करेगा? कीटो। बनाते रहो। जैसे अगला सवाल है अपने पास, मान लो कुछ ऐसा है और इसके अंदर अपने को ड्रॉ करना है कि भाई ड्रॉ करो इसके अंदर इनॉल्स कौन कौन से बनेंगे। तो भाई इसमें अल्फा एच यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। क्लियरली हम कह सकते हैं कि इसके अंदर दो तरह के इनॉल बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज दिस। अच्छा, यहाँ इनॉल बनाने के लिए क्या अपने को पूरा मैकेनिज्म करना पड़ेगा? देखो इसका मैकेनिज्म कौन सा पहाड़ है, छोटा सा तो मैकेनिज्म है, समझ रहे हो क्या? तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का जुगाड़ ये कि पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो जहाँ पे अल्फा एच अवेलेबल है। डायरेक्ट ट्रिक ये है ना, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट करके ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी और वहाँ पे क्या दे दोगे? एच। लेकिन याद रखना शिफ्टिंग तभी करोगे जब अल्फा एच अवेलेबल है, अगर अल्फा एच अवेलेबल नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं करने का। क्लियर है एवरीवन? बात समझ में आई? यस, गुड। जैसे ये वाला है, इसमें कितने इनॉल बनेंगे? हाउ मेनी इनॉल्स विल बी फॉर्म्ड? इस वाले केस में कितना इनॉल बनेगा, इसके बारे में सोचिए, थिंक अबाउट इट। यस, देखो एवरीवन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अल्फा एच अवेलेबल है, यहाँ पे अल्फा एच अवेलेबल है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। लगा दो, बात खत्म है। चेक करना चाहते हो? अच्छा चलो चेक कराते हैं आपको। यहाँ कुछ ऐसा आएगा एंड यहाँ कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? ठीक है, डन है। तो ये बात है ना? ओके ओके एवरीवन, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो, अब अपने को मेजर इनॉल बनाना है, ठीक है? लिख लो ना, लिख लेना, ड्रॉ मेजर इनॉल, ड्रॉ मेजर इनॉल। जैसे ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये ना नॉर्मल कीटोन नहीं है, ये है कीटो एस्टर, ये है कीटो एस्टर। अब इस कीटो एस्टर के अंदर अपने को इनॉल बनाना है, ये कीटो एस्टर के अंदर इनॉल बनाना है। अच्छा, तुम्हें शीट मिल चुकी है ना? ठीक है, फाइनली मिल गई है, सॉरी फॉर द डिले। लेकिन शीट को प्रॉपर करना शुरू कर देना बढ़िया से, है ना? और अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 1 जो है ना, कंप्लीट दैट प्रॉपरली, ठीक है? शुरुआत में जो दी हुई है, मतलब डिस्कशन उसका करेंगे। आप आगे भी कर लो, आप तो पूरी कर लो, लेकिन डिस्कशन नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 1 का करेंगे। और डीपीपी भी आपको मिल चुकी है ना, अगली मिल चुकी है, तो उनको करना शुरू कर दो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पे लेकिन क्या डिस्कशन करेंगे ये मैंने बता दिया। यस, कीटो एस्टर देखो, अब इसमें स्टेबल इनॉल बनाना है, पॉसिबल की बात नहीं है। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले सबसे एसिडिक एच को निकालोगे, और वो आप जानते हो यहाँ पे सबसे एसिडिक एच है, याद है ना आपको, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से बीच वाली पोजीशन से एच को निकालोगे,
जब यहाँ से तुम H को निकालोगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, आएगा। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव आने के बाद हम रेजोनेंस करेंगे इधर। इधर क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, यहाँ वाले केस में व्हाट हैपेंस इज कि इस वाले केस में जो यहाँ माइनस एंड एस्टर है, इसके साथ अगर हम देखते हैं तो द रेजोनेंस इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ पहले से ही क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, पहले से ही प्रॉपर रेजोनेंस कर रहा है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, फाइनली व्हाट यू गेट इज दिस, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, फिर उसको H मिल जाएगा एंड ठीक है ये हो जाएगा। अब देखो ये जो H पे डेल्टा प्लस है और ये जो डेल्टा माइनस, इनके बीच में प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। आई थिंक यू कैन सी दैट प्यार। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे हो गई इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और इस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी सी इनॉल की बढ़ गई। पर ऐसा नहीं कि एच बॉन्डिंग आ गई तो मतलब कमाल ही हो गया, ये बात पक्की है कि इनॉल पहले से बढ़ेगा। पहले तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल था, तो अब थोड़ा सिग्निफिकेंट आएगा। कितना आएगा ये हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, वैसे मैं बता देता हूँ, अब थोड़ा सिग्निफिकेंट आ जाता है। इसका परसेंटेज होता है 8, इसका परसेंटेज 8 है। यानी नॉर्मल मोनो कीटो से कीटो एस्टर के अंदर इनॉल का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ रहे हो ना, नॉर्मल वाले से कीटो एस्टर के अंदर इनॉल का परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये हो गया कीटो एस्टर। नेक्स्ट, दो फायदे थे इसमें, एक तो ये स्टेबल हो रहा था, दूसरा इसका H जो है ना हाइड्रोजन अल्फा H पहले से ज़्यादा एसिडिक है, यानी उसको निकालना फेवरेबल होगा। ठीक है, अब अगला कंपाउंड तुम्हारे सामने है, उसका स्टेबल इनॉल बना लो जल्दी से। ठीक है, जल्दी से स्टेबल इनॉल बनाओ, और स्टेबल इनॉल बना के क्या करोगे, चेक करोगे कि परसेंटेज पहले से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये जो कंपाउंड है इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइकीटो कंपाउंड, ये एक तरह का डाइकीटो कंपाउंड है, और डाइकीटो के अंदर ये बीच में एसिडिक H यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है कि पहले से एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले से एसिडिक ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, थिंक अबाउट इट। ओके एवरीवन, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से H निकलेगा, और फाइनली इनॉल बनाओगे ना तो इनॉल ये बनेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे बना था। H बॉन्डिंग यहाँ भी सब कुछ सिमिलर सा है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पहले से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों तरफ कीटोन है ना। मैंने बताया था ना आपको कि यार एस्टर के साथ नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो यहाँ पे अगर डाइकीटो की बात मैं करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। क्लियर है एवरीवन? ये बात होती है। ठीक है, और बस इसकी वजह से इसका परसेंटेज सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का फैक्टर इतना हाई होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कितना, मतलब इसका इनॉल का परसेंटेज कितना आता है पता है आपको, 76.4%। अच्छा खासा हाई आता है, बहुत हाई आता है। कितना आता है, 76.4%। ठीक है, तो इनॉल कितना बढ़ गया यहाँ पे, है ना। यानी अभी तक तुमने देखा कि इसका H बॉन्डिंग होने से फायदा हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने से फायदा हो रहा है, यानी मेन तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि किसका इनॉल ज्यादा है किसका कम है। वैल्यूज याद ना भी रहे तो चलेगा, वैल्यू याद ना भी रहे तो चलेगा। डन है? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसके साथ वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कि जैसे मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और यहाँ मान लो हमने ग्रुप लगा दिया इस तरह का, ठीक है, मिथाइल टाइप का लगा दिया। तो ऐसे केस में इनॉल इसके कंपैरेटिवली, इससे बात कर रहे हैं, बढ़ेगी या कम होगी ये अपने को सोचना है। और अगर हमने यहाँ पे लगा डाला, क्या लगा डाला डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मान लो पीएच लगा दिया, ठीक है, तो इनॉल परसेंटेज इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये आपको सोचना है। तो थिंक अबाउट इट, सोचो थोड़ा सा। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ हमने मिथाइल लगाया और यहाँ पे हमने क्या लगाया आपको दिख ही रहा है, तो सोचिए सभी।
देखिए एवरीवन, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है पता है, देखो दो बातें दिमाग में आ सकती हैं। अगर हम देखें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा, रिपल्शंस भी फील होंगे इन सब ग्रुप्स में, रिपल्शंस भी फील होंगे। उसके हिसाब से तो लगता है इनॉल कम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जब पाई बॉन्ड आएगा और पाई बॉन्ड आने के बाद, देखो इनॉल राइट में बनाओ लेफ्ट में बनाओ एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तब उससे लगता है कि यार इसमें तो 3 अल्फा एच है तो फायदा होना चाहिए, है ना, इनॉल को देख के। तो बड़ा फैक्टर क्या है, बड़ा फैक्टर है गाइस एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज अ बिगर फैक्टर ओवर हेयर, ठीक है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो रही है, समझ रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई पहले से, तो ये मेजर फैक्टर है। तो इसका परसेंटेज काफ़ी सिग्निफिकेंटली 40 समथिंग 44% के आसपास इसका हो जाता है, इनॉल कम हो जाता है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इज अ वेरी बिग फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे पीएच आ गया, पीएच मतलब बेंजीन। और अब जब यहाँ पे इनॉल बनाओगे ना तो उस इनॉल में कॉन्जुगेशन और एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे अब इनॉल बनाते हैं तो इनॉल कुछ ऐसा हो जाएगा, इनॉल विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन है तो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है। यानी आपने देखा अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है, इनॉल में पूरा रेजोनेंस बढ़ रहा है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पहले से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम की स्टेबिलिटी पहले से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर एवरीवन, डन, ठीक है। तो ये बात है, इतनी सी बात है, ठीक है, ओके। और क्या बता रहा था मैं तुम्हें, तो आपको इनॉल की परसेंटेज का भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे देखो तो यहाँ तो इनॉल डोमिनेट कर गया, यहाँ तो इनॉल डोमिनेट कर गया। अच्छा, एक डाउट स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर यहाँ पे ये जो दो कीटो हैं, दो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ सी डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे दोनों सी डबल बॉन्ड हो क्यों नहीं टूट गए। देखो दोनों सी डबल बॉन्ड हो टूटने से भी क्या होगा, एच बॉन्डिंग ही होगी। लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग सी डबल बॉन्ड अगर टूट गए तो थर्मोडायनेमिकली नुकसान होगा। थर्मोडायनेमिक नुकसान मतलब बॉन्ड टूटने से नुकसान होता है ना, एक से जो नुकसान हो रहा है दो से तो और डबल नुकसान है, तो वो हाईली अनफेवरेबल है। इसलिए यहाँ पे हम एक को ही तोड़ेंगे। देखो मैं एक थोड़ा सा अंदाजा आपको देता हूँ कि यहाँ वाले केस में जो सबसे पहला बेसिक केस है सिंपल सा, इसमें पता है कितने किलो जूल का नुकसान होता है, 50 किलो जूल का नुकसान होता है। यानी जब कीटो से ये इनॉल फॉर्म कन्वर्ट होता है ना, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में इट्स लाइक दिस, ये जैसे वाई एक्सिस पे एनर्जी अगर है तो इसका जो कर्व बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का इसके अंदर कर्व बनता है। मतलब अगर ये फॉर्म हमारी कीटो है जिसका एनर्जी लेवल इतना है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इनॉल। और दोनों के एनर्जी लेवल में जो गैप है कितना है, ये है 50 किलो जूल का, समझ गए, 50 किलो जूल का डिफरेंस है। एनर्जी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। तो ये एनर्जी है ना 50 किलो जूल, ये किसी ना किसी फैक्टर से कंपनसेट होना चाहिए, या तो एच बॉन्डिंग हो जाए या कुछ और हो जाए, कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्लियर एवरीवन, ये बात है, ठीक है। चलिए हियर कम्स द नेक्स्ट वन। अगले वाले केस में आपको देखना है कि इसमें इनॉल किस तरीके से बनेगा। एंड इनॉल परसेंटेज इज वेरी हाई इन दिस केस, बहुत हाई है इस केस में इनॉल परसेंटेज। तो वही OH माइनस है, ठीक है। एंड इनॉल परसेंटेज वेरी हाई, थोड़ा सोचिए खुद। और यहाँ पे एक टर्म का यूज किया जाता है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज पैरा टोटोमेरिज्म, उसको बोलते हैं पैरा टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो सोचिए इसके बारे में, थिंक अबाउट इट प्रॉपरली एंड फिर देखिए कि क्या बनेगा। एंड इनॉल परसेंटेज इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत हाई है इनॉल परसेंट। देखो एवरीवन, पैराटोटोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से H निकलेगा। देखो इसका ये अल्फा H नहीं है, बताया था ना मैंने, ये वाला अल्फा H नहीं होगा, ये अल्फा H है और ये ठीक ठाक एसिडिक है। तो सबसे पहला पैरा पोजीशन से H निकलेगा, नेगेटिव आएगा। अब क्या करोगे, रेजोनेंस करोगे, रेजोनेंस करके इसका तुम क्या बनाओगे, एरोमेटिक फॉर्म बनाओगे। रेजोनेंस करके तुम इसका एरोमेटिक फॉर्म बनाओगे, यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा, O पे नेगेटिव आएगा। और ये बनने के बाद फाइनली व्हाट यू गेट इज, आपको मिलेगा फिनॉल, आपको मिलेगा व्हाट यू विल गेट इज फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का। इज इट अंडरस्टूड, क्लियर है एवरीवन, ठीक है।
सो बस नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट वन। अब चलते हैं ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे। इसी तरह के और भी केसेस होते हैं जिसमें प्रोसेस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो हमने NH ले लिया, ठीक है, उसमें भी प्रोसेस होता है। और जैसे मान लो हमने लिया कुछ ऐसा, इसमें भी होता है। क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बना लो, क्या बनेगा, थिंक अबाउट इट। और भी इसकी पॉसिबिलिटी, न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, सोचना है तुम्हें उसके बारे में। आसान है वैसे, ये समझना है कि H कहाँ से निकलेगा, बस उतना समझ लिया, खेल खत्म है, ठीक है, उसके बाद खेल खत्म है। देखिए, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करेगा और फाइनली ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता देता हूँ आप सभी को, इसमें इसका परसेंटेज बहुत कम बनता है। जैसे यहाँ तो इसका परसेंटेज बहुत हाई है, एरोमेटिसिटी अचीव हो गई, समझ रहे हो ना। एक बात बताता हूँ, एरोमेटिसिटी जो यहाँ पे अचीव हुई है ना, उस एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें तो उससे हमें 150 किलो जूल का अराउंड फ़ायदा होता है। एरोमेटिक बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में 150 किलो जूल का बेनिफिट होता है। लेकिन सी डबल बॉन्ड हो स्ट्रॉन्ग टूटा तो उससे नुकसान कितने का हो रहा है, 50 किलो जूल का। लॉस जो है वो 50 का, फ़ायदा अगर हम देखें तो 150 का, तो ओवरऑल फ़ायदा कितना हुआ, 100 किलो जूल्स का। अब 100 किलो जूल्स का फ़ायदा मतलब इक्विलिब्रियम पूरा फॉरवर्ड में चला गया। ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको डाई इन ऑन फिनॉल रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसको डाई इन ऑन फिनॉल रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो डाई इन ऑन है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनॉल। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें इन दोनों में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले भी एरोमेटिक है, चेक करो, ये पहले एरोमेटिक है और बाद में भी एरोमेटिक है। अगर पहले भी एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बोलो भाई क्या होगा। हाँ, ऐसे केस में नुकसान नहीं, मतलब नुकसान ही हो रहा है। एरोमेटिक पहले भी, तो एरोमेटिसिटी का 150 किलो जूल वाला फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में ही रहेगा। रिएक्शन हो जाएगी लेकिन ये इतना फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे बढ़िया मज़ा आएगा, यहाँ से इधर से H निकलेगा, H निकल के O पे आएगा नेगेटिव, रेजोनेंस कराओ, रेजोनेंस कराओगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फर्दर रेजोनेंस करोगे, सब करोगे, तो यहाँ पे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये आ गया OH और यहाँ पे आ गया N डबल बॉन्ड O, ये आ गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, डन, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले केस में अब हमारे पास ये है, इन दोनों में, इनमें क्या करना है, इन दोनों में तुम्हें अब इनॉल का परसेंटेज कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर परसेंटेज इनॉल, लिख लो जल्दी से, लिख लो, कंपेयर परसेंट इनॉल, कंपेयर परसेंट इनॉल, परसेंट इनॉल का कंपैरिजन करना है तुम्हें। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थिंक अबाउट इट। ओके एवरीवन, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों में इनॉल जो है वो इसका ज़्यादा होगा, एंड द रीज़न इज़, ये जो पोजीशन है यहाँ से अल्फा H निकलेगा, यहाँ पे आएगा, बॉन्ड बनेगा,
और ये टूट के यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी फिनॉल यहाँ पे बन रहा है यार, एरोमेटिक बन गया, बात ही खत्म हो गई, एरोमेटिसिटी अचीव हो गई, मजे आ गए मतलब ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, है ना। सो दैट इज़ हाईली फेवरेबल। इन दोनों का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पहले वाले में सोच लिया होगा ना अब तक, तो पहले वाले में इनॉल परसेंटेज लगभग 100 होता है, लगभग 100, समझ रहे हो, उतना एसिडिक एच भी नहीं है, स्टिल लगभग 100। तो इसमें मैंने शुरू में बताया था ना कि अगर हमारा कीटो हाईली अनस्टेबल है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चला जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कीटो जो है ना वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, और इन डाइपोल्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शंस है। यहाँ पे इन दोनों डाइपोल्स के बीच में क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये जो फॉर्म अपने को दिखाई दे रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म अपने को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर देंगे बस, और क्या बात है, इतना सा कर देंगे। तो ये जो फॉर्म है इसमें क्या हो गया, एरोमेटिसिटी तो अचीव नहीं हो गई पर एच बॉन्डिंग तो हो गई कम से कम। तो इट इज हाईली अनस्टेबल, ये इतना अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल रिपल्शन, इसलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चला गया। अभी अपने आप थोड़ी समझ में आएगा, तो इसलिए ऐसे केसेस जो है, इस तरह के फंडे जो है वो मैं बता रहा हूँ क्लास में, ठीक है। और इसके बाद ये इसमें इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है रिपल्शन वाला, क्योंकि ये घूम सकता है, इट कैन अंडरगो रोटेशन, रोटेशन करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कारण क्या होगा, इस कारण अब वो इशू ही नहीं रहा, यानी ये पहले से ही सुखी है, पहले से ही रिलैक्स है, इंजॉय कर रहा है जिंदगी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। इज इट क्लियर टू यू? डन है, ठीक है। चलो भाई, अब चलते हैं जिंदगी में थोड़ा सा आगे, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ, ठीक है। तो इनॉल परसेंटेज ये सब कैसे कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा अंदाजा तुम्हें लग ही गया है, ठीक है। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ये है, वी हैव समथिंग लाइक दिस एंड वी हैव समथिंग लाइक दिस। इनॉल कंपैरिजन करो जल्दी से, कंपेयर द इनॉल। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बात है ऐसी, सोचो पहले, खुद सोच लो जल्दी से, थिंक अबाउट इट, कैसे क्या करोगे, कैसे कंपैरिजन करोगे। देखो, इन दोनों में क्लियरली ये फिनॉल बनेगा भाई, यहां से एच निकलेगा, याद आया, बताया तो था अभी, ठीक है। इनमें अगर हम देखें, इन दोनों में, तो कौन सा बेटर है, दिस इज मच बेटर। इसमें तो नेग्लिजिबल है, इसमें इनॉल बनाओ तो सही, इसमें अगर तुम इनॉल बनाओगे तो दैट विल बी लाइक दिस, उससे ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, जिंदगी बर्बाद, समझ रहे हो ना। तो दिस विल मेक दिस हाईली अनस्टेबल। इसमें लेकिन बनाओगे तो किसी से ही बनाओगे, यहाँ से अल्फा एच है, और इसमें जब तुम इसको बनाओगे ना तो एरोमेटिसिटी भी अचीव हो गई, और उसके अलावा एच बॉन्डिंग भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एच बॉन्डिंग, ये हो जाएगा। क्लियर? डन? मज़े आ गए? ओके। अब देखो, एक रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वो रिएक्शन आजकल उतनी ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, नॉलेज के लिए थोड़ा जान लो। ड्यूटीरियम एक्सचेंज रिएक्शन, ड्यूटीरियम एक्सचेंज रिएक्शन, जल्दी से इसको लिख लो एंड थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोच लो कि क्या हो रहा है इसमें, व्हाट इज हैपनिंग। बहुत आसान सी है, इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो सोचिए इसके बारे में।
ओके, देखो क्या हो रहा है इसमें ना, OD माइनस ले लिया और D2O ले लिया, यानी OH माइनस की बजाय OD माइनस और D2O ले लिया, यहाँ पे हैवी वाटर ले लिया और यहाँ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट किया है। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस, तो देखो सबसे पहले कोई भी एक अल्फा एच निकल गया, मान लो कोई भी एक अल्फा एच निकल गया और यहाँ पे नेगेटिव आया। अगर यहाँ वाटर होता तो इसको H मिल जाता पानी से और दोबारा से एसीटोन बन जाता अगर पानी होता, लेकिन यहाँ पानी की बजाय D2O है। एंड जब D2O होगा तो यहाँ पे ये D पे डेल्टा प्लस है, यहाँ माइनस है, वही पुरानी कहानी, माइनस प्लस का अट्रैक्शन, ये बॉन्ड टूटेगा एंड व्हाट वी गेट इज दिस, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पे CD बॉन्ड बन जाएगा। अब फायदा क्या है, देखो CH और CD बॉन्ड में CD बॉन्ड पावरफुल होता है डियर स्टूडेंट, CD बॉन्ड क्या होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो ये फेवरेबल होता है, समझ रहे हो। तो यहां से एक H निकला, ड्यूटीरियम आया, किसने निकाला H, OD माइनस ने H निकाल दिया, बेस की तरह बिहेव किया, और फिर H की जगह D आया एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तभी तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए। फाइनली ऑल द अल्फा H, जितने भी अल्फा H हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम, दे आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ से भी जो ये अल्फा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से कितने अल्फा एच रिप्लेस होंगे, हाउ मेनी अल्फा एच विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम, बता सकते हो क्या देख के, कितने रिप्लेस हो जाएंगे, कैन यू टेल मी, जल्दी बताओ। 5, 3 यहाँ 2 यहाँ, दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड विद ड्यूटीरियम। क्लियर है, ठीक है। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है ड्यूटीरियम एक्सचेंज में, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इस वाले केस में जब यहाँ पे रिएक्शन करते हैं ना, तो रिएक्शन करके क्या बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये बनता है CD3, यहाँ पे भी आएगा CD3 फाइनल, है ना, पिछले वाला केस है सेम, OD माइनस D2O, यहाँ पे D आ जाएगा और यहाँ पे H रहेगा। अब इसमें ये थोड़ा ऑकवर्ड है, मतलब ये दिखने से लगता है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ के तो फिर भी समझ में आ जाएगा आपको, CD3 ये कैसे हो रहा है, ये अपने को समझना है, ठीक है, डिटेल मैकेनिस्टिकली नहीं, जुगाड़ से ही समझना है, अपने को डायरेक्टली समझना है, और उसकी हेल्प से फिर आगे भी कर लेंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसा पहले, इससे पहले ऐसा देखो ये चीज़ तो क्लियर है, इस पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बात सही है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, ये वाला, ये ज़्यादा एसिडिक है। अब बात ऐसी है कि यहाँ का भी H जो था ना, ये 2 H यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, अब ये वाला रिप्लेस हो गया, वो नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो सिंपल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे एसिडिक H को निकाल लो, निकाल लिया, ये सबसे एसिडिक H है। अब इसका रेजोनेंस करके वो दूसरा RS भी बना के देखो, तो तुम्हें दिखेगा कि यार ये RS भी जो होता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी D2O से इंटरेक्ट कर सकता है, और ये भी तो कर सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज के ऑल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, जब नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पे आया तो वहां तो D आएगा, लेकिन यहां नहीं आ सकता ना, इस वाले पे तो नेगेटिव आया ही नहीं, समझ गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमने क्यों नहीं लगाया भाई, ऑक्सीजन पे कोई H थोड़ी ना है जो रिप्लेस होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम, गॉट इट एवरीवन। तो ये डायरेक्ट तरीका है इसको करने का, क्या, एक तो अल्फा H को रिमूव कर दो जो है, उसके अलावा जब सबसे एसिडिक अल्फा H को निकालोगे तो H निकाल के नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करोगे ना, जब तुम रेजोनेंस करोगे तो ऐसे केस में क्या होगा, यस, क्या होगा, यस, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब तुम्हें इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट करना है कि कितने हाउ मेनी ऑफ द कितने रिप्लेसमेंट हो पाएंगे, ये तुम्हें सोचना है।
ठीक है, सोचिए थोड़ा सा, वीडियो को पॉज कर लो, लेक्चर को पॉज कर लो, थिंक अबाउट इट। चलो आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तो रिप्लेस होगा, यहाँ पे ये भी रिप्लेस होगा और ये भी होगा। समझ में आया ये कैसे? हाँ, जब यहाँ से एच निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करके नेगेटिव यहाँ से वहाँ पहुँचेगा। बात समझ में आई? इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ये भी अल्फा एच हुए, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। इज इट क्लियर टू यू? दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से इसको किया जाता है और बड़ा मजा आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। डन? तो भाई देखो, अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझ ली। आज हमने काफी ज्ञानवर्धक बातें कर ली। देखो यार, हमने समझा टोटोमेरिज्म क्या है। ये एक तरह का डायनेमिक आइसोमेरिज्म है जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब टोटोमेरिज्म में मतलब ये जनरल बात है, कोई भी ऐसे आइसोमर्स जो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएं उनको बोला जाता है टोटोमर्स। उसका एक टाइप है कीटोइनॉल जो हमारे सिलेबस में होता है, ठीक है। और कीटोइनॉल के अंदर कीटोरिनॉल फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड। अगली चीज आपने देखा, कीटोरिनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कीटो होता है इन जनरल। इनॉल का एनर्जी 50 किलो जूल ज्यादा होता है। इस कर्व से आपने देखा 50 किलो जूल, यानी अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे इनॉल स्टेबलाइज हो जाए तो ये जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा इनॉल का, और यील्ड जो है, परसेंटेज जो है इनॉल का बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ ये टोटोमेरिज्म नहीं होता वो हमने समझा। फिर कैसे कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, टोटल इनॉल कैसे देखते हैं और मेजर इनॉल किस तरीके से देखते हैं, मेजर कैसे ड्रॉ करते हैं। कीटो एस्टर डाइकीटो सबसे ज्यादा किस में होगा? डाइकीटो। इन सब में अगर देखें तो फिर कीटो एस्टर में। ठीक है, फिर पैराटोटोमेरिज्म के बारे में भी हमने समझा और आपने देखा कि ये जो है ना, इसका परसेंटेज लगभग 100 था, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, इसका भी इसका भी। याद है ना आपको? डाइपोल डाइपोल रिपल्शन, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में था। यानी कई सारे फैक्टर आपने देख लिए। एंड फाइनली हमने देखा ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन, जो अभी के लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है, नॉलेज के लिए आपने देख लिया है। ओके गाइस, सो आई होप आपको लेक्चर में ज़रूर मज़ा आया होगा। एंड मेक श्योर कि आप शीट को प्रॉपरली अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। बाकी इससे आगे भी आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, और डीपीपीज भी मिल चुके हैं, वो भी करना शुरू कर दो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।